हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। और आज अपन डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले अपन ने दो वीडियो हैं उसमें बनाए थे अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। फर्स्ट वीडियो जो था वो सेंट्रल डोगमा जो था वो था, और सेकंड जो था डीएनए रेप्लिकेशन के जो मॉडल हैं लाइक एज डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड और कंजर्वेटिव मेथड और डिस्पर्सिव मेथड। तो ये दो वीडियो अपने कंप्लीट किए थे। आगे अपन आज थर्ड वीडियो लेके आए हैं। और जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जो भी मैंने वीडियो बना रखे हैं ख़ास तौर से वो टॉपिक ज़रूर देखें, काफ़ी आपको हेल्प होगी। और मैंने जो नेट के बना रखे हैं कि नेट का बेसिक नॉलेज क्या है, नेट की एग्ज़ाम किस प्रकार से होती है, क्या उनकी एज लिमिट है, क्या उनका पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं। वो भी आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा बॉटनी के जो भी स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर से उनके लिए एक स्कोप का वीडियो बना रखा है, जो मैं इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप स्कोप वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो आज के लिए अपना ये जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं अपन सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। क्योंकि रेप्लिकेशन में छोटे छोटे टर्म्स आते हैं ये, तो एक टर्म आता है सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, उसी को अपन कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर अपन देखें, सबसे पहले अपन बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज़ ए मोलिकुलर या बायोलॉजिकली प्रोसेस बाय विच डीएनए मोलिक्यूल फॉर्म ए टू कॉपी फ्रॉम द सिंगल पेरेंटल कॉपी। किसी भी एक डीएनए से जब उसी की दो सेम कॉपी अगर बनती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रत्येक जो भी ऑर्गेनिज्म है जो डिवीजन करता है, अपनी मेंबर की संख्या बढ़ाता है, सेल की संख्या बढ़ाता है, दैट मीन्स उनमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तभी एक सेल से दो सेल बनेगी। इसलिए सेल डिवीजन के साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मोलिकुलर प्रोसेस है, जिसके अंदर एक डीएनए से दो डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है, और दोनों जो डीएनए की कॉपी है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। तो ये तो है कि डीएनए और डीएनए से टू कॉपी, उसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सभी के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोसेस है। आज अपन बात करेंगे सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। अपन ने जैसे डीएनए की अपन बात करें कि डीएनए जैसे रेप्लिकेशन की अपन बात करें, तो यहाँ पर ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। सबसे पहले डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम। ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। डीएनए एक एंटी पैरेलल मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो ये बॉन्ड पाए जाते हैं, ये कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जब डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन बात करते हैं हेलिकेज। हेलिकेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिलेगी, इस प्रकार की कुछ कंडीशन बनेगी, इस प्रकार की। ये इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो हेलिकेज एंजाइम है, इस हेलिकेज एंजाइम ने क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पर अपना हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ब्रेक हुए हैं इस प्रकार से। ये एक ओपन लूप बनता है। क्या बनता है, डीएनए का एक ओपन लूप बनता है, जिसके अंदर अब
क्या प्रोसेस स्टार्ट होनी है, डीएनए रेप्लिकेशन की एक प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो ये ओपन लूप बना है। अब इसकी अपन स्टडी करें तो इसमें बाई डायरेक्शनल डीएनए का सिंथेसिस हो सकता है। इसका मतलब एक तो यहाँ पर अपन बात करें कि इधर से स्टार्ट हो, और दूसरा यहाँ से अपन स्टार्ट करें। इस प्रकार से स्टार्ट हो, मतलब ये डीएनए का मॉलिक्यूल टेम्पलेट, और ये भी एक किसके रूप में काम करते हैं, डीएनए टेम्पलेट। दोनों डीएनए है वो टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो आके प्राइमर बाइंड होता है। ये भी प्राइमर और ये भी सब क्या है, ये प्राइमर। और प्राइमर अपन जानते भी हैं प्राइमर क्या होते हैं। प्राइमर एक आरएनए का शॉर्ट मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं या न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक छोटा सा स्ट्रैंड होता है आरएनए का, उसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया कि डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है। तो इस प्रकार से स्टार्ट होती है डीएनए की रेप्लिकेशन। दो टेम्पलेट होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं विद हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, और हेलिकेज एंजाइम से सेपरेट होते ही वहाँ पर आकर प्राइमर अपने अपने टेम्पलेट के ऊपर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, और यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा उनका डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाता है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। इधर भी डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज इधर सिंथेसिस कर रहे हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज इधर सिंथेसिस कर रहे हैं। आपके सामने दो चीज़ आई होगी, किसमें एक तो डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूस हो रहा है इधर, जबकि एक डीएनए का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर हो रहा है। किसी भी डीएनए की रेप्लिकेशन की जब प्रोसेस की अपन स्टडी करते हैं तो उसको एक हाफ लूप की अपन स्टडी करते हैं। जैसे ये कंप्लीट लूप है तो यहाँ से अपन इसकी, ये क्या हुआ, हाफ लूप। हाफ लूप की क्या करेंगे अपन, स्टडी करेंगे। जैसे अपन क्या कहते हैं, फॉर्क रेप्लिकेशन या फोर्क डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। हाफ लूप की स्टडी करना। अब अपन देखेंगे कि हाफ लूप स्टडी में अपन कैसे समझते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यू डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है वो तो क्या है, मतलब कंटिन्यूस स्ट्रैंड का सिंथेसिस है, और एक स्ट्रैंड पे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए का सिंथेसिस होता है। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन कहते हैं, कि एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यू डीएनए का सिंथेसिस है, जबकि एक स्ट्रैंड के ऊपर कैसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में सिंथेसिस है। तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस, मतलब हाफ कंटिन्यूस और हाफ टुकड़ों में, हाफ कंटिन्यूस और हाफ डिसकंटिन्यूस। इसलिए दोनों को मिलाकर अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सेमी। सेमी का मतलब अपन वैसे भी जानते हैं हाफ हाफ होता है किसी भी टाइप का। जैसे कोई भी सेमी कंडीशन होती है उसमें कुछ जेली कंडीशन हो, जैसे मान लो कि कुछ सॉलिड चीज़ है तो कुछ लिक्विड चीज़ भी होगी। सेमी का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर इसको अपन एक मॉडल के द्वारा समझते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क के द्वारा। जैसे सबसे पहले देखें अपन कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस प्रकार से हाफ लूप की अपन स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर ये हाफ लूप है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम। इस प्रकार से सबसे पहले इसमें अपन देखें स्ट्रक्चर कि इनके जो लूप है यहाँ पे इसको खोलने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं हेलिकेज एंजाइम। सेकंड अपन देखें कि जैसे ही ये ओपन लूप बनता है तो 3 प्राइम टेम्पलेट के पास
एक स्मॉल आरएनए का सिंथेसिस किया जाता है। और स्मॉल आरएनए का जो मॉलिक्यूल है उसी को अपन क्या कहते हैं, प्राइमर। मैंने आपको पहले ही बताया है प्राइमर क्या होता है। प्राइमर एक आरएनए का शॉर्ट मॉलिक्यूल होता है जो कहाँ पे बाइंड होता है, 3 प्राइम टेम्पलेट के ऊपर बाइंड होता है। और ये जो डीएनए का सिंथेसिस करता है, डीएनए का जो सिंथेसिस करता है वो किस डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब 5 प्राइम अगर उधर है तो 3 प्राइम इधर है, क्योंकि अपन जानते भी हैं डीएनए का हमेशा सिंथेसिस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब 3 प्राइम की ओर उसकी ग्रोथ होती है। तो 5 प्राइम यहाँ हो गया, इसका मतलब ग्रोथ ये क्या है, 3 प्राइम, 3 प्राइम है। और 3 प्राइम जब भी होता है तो 3 प्राइम पे अपन जानते भी हैं कि जो शुगर की स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है। 3 प्राइम पे शुगर के क्या होता है, OH ग्रुप होता है। डीएनए है यहाँ पर H होता है क्योंकि डीऑक्सी होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। और 3 प्राइम पर क्या होता है, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होने के कारण से अगला न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसको यहाँ से जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से, और आगे की तरफ सिंथेसिस कर दिया जाता है इस प्रकार से। ये डीएनए का सिंथेसिस कर दिया गया है। ये डीएनए का सिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में हुआ है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इसको सिंथेसिस करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे अपन कह सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है प्राइमर को यूज में लेते हुए, प्राइमर के 3 प्राइम OH ग्रुप को यूज में लेते हुए नए न्यूक्लियोटाइड को 1 बाय 1 ऐड कर एक न्यू डीएनए का स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। किसी स्ट्रैंड पर जब डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है तो उस स्ट्रैंड को अपन क्या कहते हैं, ये जो टेम्पलेट है इस टेम्पलेट को अपन क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट जो है उसी को अपन क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। इसको लीडिंग स्ट्रैंड LEAD, लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा स्ट्रैंड, उस स्ट्रैंड के जस्ट ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड है, उसे अपन क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो प्रत्येक डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 टेम्पलेट होते हैं। एक तो लीडिंग स्ट्रैंड के रूप में काम करेगा और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड के रूप में काम करता है। लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए का सिंथेसिस हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होने का कारण क्या है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर, तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस करता रहा। सबसे पहले अपन फोर्क देखें। सबसे पहले फोर्क यहाँ तक खुला, मतलब फोर्क यहाँ तक खुला था शुरू में, स्टार्टिंग में इतना सा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस साइड में प्राइमर आके बाइंड हुआ और इस प्राइमर से क्या कर दिया गया यहाँ पर, किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज 3rd बैक्टीरिया की अपन बात करें तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा इसमें क्या कर दिया गया, डीएनए का सिंथेसिस कर दिया गया। फिर स्ट्रैंड पहले इतना खुला, फिर स्ट्रैंड सपोज इतना खुला। तो जैसे स्ट्रैंड इधर इतना खुला तो यहाँ पर एक नेक्स्ट प्राइमर और आ जाएगा। यहाँ पर प्राइमर बाइंड होने का इधर बाइंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर से डीएनए सिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस करने की प्रोसेस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। इसलिए यहाँ पर तो ये तो है 5 प्राइम और ये हुआ 3 प्राइम, इसलिए इसमें उल्टी दिशा में डीएनए का सिंथेसिस होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इधर 5 है इसलिए इधर की तरफ, और इधर 5 है इसलिए 3 की तरफ। तो यहाँ पर भी डीएनए का सिंथेसिस होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर डीएनए का और ओपन हुआ लूप, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्राइमर आके बाइंड हुआ और इसने डीएनए का सिंथेसिस इस डायरेक्शन में किया 3 प्राइम 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस प्रकार से एक डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूस हुआ है, जबकि दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में होता है। कौन से स्ट्रैंड पर, लैगिंग स्ट्रैंड पर ओकाजा के फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये जो फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ ये जो
डीएनए पॉलीमरेज है, ये कौन से डीएनए पॉलीमरेज है? थर्ड। और इन फ्रेगमेंट्स को अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, एक इस साइड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक इस साइड में। लेकिन एक साइड में डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस क्यों होता है? क्योंकि जिस साइड में डीएनए का कोइलिंग खुल रही है उस साइड में डीएनए का सिंथेसिस उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो वो कंटिन्यू चलता जाएगा, जब तक लूप ओपन होगा तब तक चलता जाएगा। लेकिन दूसरे स्टैंड पर जैसे जैसे लूप ओपन होगा वैसे वैसे प्राइमर आके जुड़ेगा। इधर इतना से ओपन हुआ तो यहाँ प्राइमर आके बाइंड हुआ, इधर सिंथेसिस कर दिया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में हो रहा सिंथेसिस। आप ऐसे नहीं समझो तो आप ये समझ लो, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। सबसे पहले खुला कितना स्ट्रैंड, ये इतना खुला, इतना खुला तो यहाँ पर प्राइमर आके बाइंड हो गया और यहाँ से इसने कंटिन्यू सिंथेसिस कर दिया। लेकिन यहाँ खुला इतना है तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर यहाँ पर आके बाइंड होगा और वो यहाँ सिंथेसिस कर देगा। कुछ टाइम बाद ये डीएनए और खुल गया, तो यहाँ वाला जो प्राइमर है वो तो कंटिन्यू सिंथेसिस करता जाएगा, इसी डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ वाला जो पहले तो यहाँ प्राइमर बाइंड हुआ तो वो यहाँ तक कर दिया, अब यहाँ खुला तो यहाँ प्राइमर बाइंड हो गया, वो यहाँ तक कर दिया। इस प्रकार से जैसे जैसे ये इधर कोइलिंग अनकोइलिंग होगी, खुलता जाएगा, वैसे वैसे इधर प्राइमर बाइंड होते रहेंगे किस पे, लैगिंग स्ट्रैंड पर, और उधर वाला कंटिन्यू करता रहेगा। इस प्रकार से प्रत्येक डीएनए के ऊपर दो प्रकार के डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। एक पे कंटिन्यूस सिंथेसिस, उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरे पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की डिस्कवरी जो है वो ओकाजाकी साइंटिस्ट ने की थी 1980 के अंदर, और इसके साथ में एक दूसरा साइंटिस्ट था ओगावा, जैसे अपन कह सकते हैं ओगावा एंड ओकाजाकी। इन्होंने डिस्कवरी की थी 1980 के अंदर, किसकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की अपन साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इनकी साइज काफ़ी लॉन्ग होती है, 1000 से 1500 के बीच अपन कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, या अप्रोक्स इनका पूछे तो अपन कह सकते हैं 1200 न्यूक्लियोटाइड के आसपास इनकी क्या होती है, साइज होती है। जबकि यूकैरियोट्स, इनकी साइज क्या होती है, शॉर्ट होती है, और यहाँ पर अप्रोक्स 200 नैनोमीटर मतलब न्यूक्लियोटाइड के आसपास इनकी साइज देखने को मिलती है। कई बार पूछा जाता है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको निकालना पड़ेगा आरएनए को। ये जो आरएनए के मॉलिक्यूल है प्राइमर, इन प्राइमर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और इनके द्वारा इनके गैप है उसको फिलअप किया जाता है। इस गैप को फिलअप करने के लिए जो सिंथेसिस किया जाता है वो आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्लस डीएनए लाइगेज। ये डीएनए मॉलिक्यूल यूज में आते हैं, डीएनए एंजाइम्स, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो प्राइमर है इनको रिमूव करता है और इनके गैप को फिलअप करता है और एक कंटिन्यूस डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर दो प्रकार के स्ट्रैंड का सिंथेसिस होना, एक पे कंटिन्यूस और एक पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, तो वो जो कंडीशन है उसे अपन क्या कहते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूस। मतलब एक पे कंटिन्यूस और एक पे डिसकंटिन्यूस, तो दोनों कंडीशन है, इसलिए दोनों के सामने क्या लगा दिया अपने, सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। और इसी को अपन क्या कहते हैं, बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन। बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन इधर भी और इधर भी। तो ये प्रोसेस जो दी गई थी वो किसने दी गई थी, ओगावा ओकाजाकी 1980 के अंदर इसको दी गई थी। ये एक डीएनए रेप्लिकेशन की एक इनिशियल प्रोसेस थी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था,
अगला अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।